आप 4 बार कांग्रेस से विधायक रहे, 2 दशक तक कांग्रेस का दामन आपने थामे रखा, लेकिन 2021 में ऐसा क्या हुआ कांग्रेस को आपने अलविदा किया? एक मजबूरी हो गई थी। अंदर से कॉन्शियस ने ये आवाज़ दी कि राणा सोढी अब तेरी जगह इस पार्टी में नहीं है। मेरे को कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अमरिंदर सिंह जी को हटा रहे हैं। क्या ये मेरा कसूर है कि जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ? मैंने ये बात राहुल जी को बोली। मैंने कहा आप कामयाब नहीं रहोगे, आप पार्टी को ख़त्म कर दोगे। कांग्रेस में अंदरूनी ताकतों का अपना एक अलग रहस्य है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेलसी में पैदा होते हैं, जेलसी में ही खत्म हो जाते हैं। जो अंदरूनी जो बिखराव था वो वजह बनी कांग्रेस पार्टी के रसातल में जाने में। आए या जो लीडर साहबान अपने आप को मुख्यमंत्री की कुर्सी में विराजमान करना चाहते थे, वो उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़े मारे हैं। मैं कहूँगा कि उन्होंने उसी शाख को काट दिया जिस पे वो बैठे हुए थे। 4 बार लगातार चुनाव जीतना आसान नहीं होता। सबसे जो ताकतवर लोग थे वो मेरे सामने उनको कैंडिडेट बनाया जाता था। वो कहते हैं ना कि बाई हुक एंड क्रुक इलेक्शन जीतना चाहते थे, लेकिन हमने उनकी ना हुक चलने दी ना कभी क्रुक चलने दी। क्या आपने कोई बदलाव देखा है पंजाब की राजनीति में? पंजाब की राजनीति बहुत नीचे गिर गई। असेंबली में जब हमारे विधानसभा के सेशन होते हैं, वहाँ मुद्दे की बातें ना कोई सुनने को तैयार होता है ना कोई करने को तैयार होता है। आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो एक मैं कहूँगा कि लाइसेंस शुदा मैदान बन गया है कि वहाँ जाके किसी को गाली गलौज करना है तो वहाँ कर लो। आम आदमी पार्टी को वहाँ पे जमीन मिली ही कैसे? तो केजरीवाल एक जादूगर आदमी, वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं, उसी को देखते हुए ही सारी पार्टी उसमें एक्सपर्टीज हो गई है। लेकिन क्या वो जादूगरी अब खत्म हो रही है केजरीवाल की? काठ की हांडी एक दफे चढ़ती है, तो वो काठ की हांडी का वक्त आ गया है। अकाली दल आज कहाँ खड़ी है? वो पार्टी बहुत नीचे गिरी है, हम उनसे काफी आगे हैं। 7 सांसद राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के टूट गए। ये तो सिर्फ 7 सांसद टूटे हैं, और भी लोग टूटेंगे। जो नींबू का जो लास्ट रस है वो उसको निचोड़ना चाहता है। पूरी की पूरी पार्टी उठ सकती है। देखो ऐसे होता भी रहा है। पंजाब में जो नशा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और तमाम चुनावी वादों के बावजूद आम आदमी पार्टी उस पर काबू करती नजर नहीं आ रही। सिस्टम में छेद भी हैं और उनकी विल टू डू भी नहीं है। नशे में लिप्त रहने की बात तो वो तो सीएम मान पर भी आप लोग लगाते हैं। इट इज ही इज ऑन द कैमरा, ही इज इन द असेंबली, और लोगों ने कहा कि जी शराब पी हुई, और उनको अगर आप देख लो तो वो थिड़क भी रहे हैं। राजनीति में जो आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर लीडरशिप? देखिए उमा शंकर जी, आइडियोलॉजी होगी तो लीडरशिप कामयाब होगी, बिना आइडियोलॉजी के लीडरशिप नहीं होती, वो बहकावा होता है। जो पंजाबी है बेसिकली वो मैदान में रह के खुश है, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो खेती का मैदान हो, तो उसको मैदान का शौक है। बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि आम आदमी पार्टी के इतने विधायकों को तोड़ लिया जाए कि वहाँ पे सरकार बना ली। हमने गवर्नमेंट तो बनानी नहीं है। हमारा ये तो है नहीं कि हमारे 5 एमएलए विधायक कम है इसलिए हमें इनकी जरूरत है, या 15 कम है या 20 कम है। हमारे तो विधायक 2 हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपकी तस्वीर हमने देखी है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी आपकी नज़दीकी है। आप उनकी उम्मीदों पर कैसे पंजाब में खड़े हैं? पंजाब में लोग इमोशनल हैं, लोग चातुर नहीं हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि पंजाब में 2027 में हम अपनी गवर्नमेंट बनाएं। नमस्कार, पॉइंट की बात में आपका स्वागत है। आज मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ट्रैप शूटर हैं। कई मौक़ों पर इन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया और फिर इन्होंने राजनीति का दामन थाम लिया। पंचायत स्तर से शुरुआत की और कैबिनेट मंत्री तक पहुंचे, और इस पूरे दौरान इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामे रखा। लेकिन फिर कुछ हुआ
और ये बीजेपी के हो गए। क्या हुआ जानेंगे इस पॉडकास्ट में। वैसे अब ये उन चंद नेताओं में हैं जिन पर पंजाब में बीजेपी को उच्चतम मुकाम तक ले जाने की जिम्मेदारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी की, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी। हम इस अनौपचारिक बातचीत की शुरुआत जो है वो आपसे ये जानने के साथ करना चाहते हैं कि आप जो हैं वो ट्रैप शूटर कैसे बने। देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि ट्रैप शूटर मैं बचपन से ही हमारे घरों में, मेरे परिवार में, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे अंकल, वो सभी शूटिंग में या शिकार में उनकी रुचि रहती थी। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे को 7-8 साल का 6-7 साल का था, तो सबसे पहले मेरे को एयर गन प्रेजेंट करी गई मेरे पिताजी की तरफ से। तो मैं वो एयर गन चलाने लगा, टारगेट पे भी चलाने लगा, तो जानवरों पे भी चलाता था। तो सडनली मेरी माताजी ने मेरे को बोला कि बेटा ये निशानेबाजी टारगेट पे कीजिए और ये जानवरों पे नहीं करनी। तो वो एक जहन में, दिमाग में वो एक चीज़ आई और फिर मैं टारगेट शूटिंग करने लगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उसमें मैं एनसीसी में अपनी रिप्रेजेंटेशन करने लगा। तो स्कूल वाले मेरे को भेजते थे जब कभी पंजाब में या किसी और जगह पे कंपटीशन होता था या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी शूटिंग चैम्पियनशिप होती थी। तो मेरे बड़े भाई मेरे से 12 साल बड़े थे, तो वो मेरे को शूटिंग रेंज पे ले जाते थे और मेरी एंट्री करवाते थे। तो ऐसे करते करते जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरे को फिर जो 12 बोर है, जिसको 12 बोर बंदूक बोलते हैं, जो कि ट्रैप शूटिंग के लिए यही काम में आती है, चलाई जाती है, तो फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस करी और फिर मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया। नेशनल 1972 में लखनऊ में। तो वहाँ पे मेरे को बड़ा उत्साह मिला। मैं जूनियर्स चैम्पियनशिप जीता, ट्रैप में भी, स्कीट में भी। तो फिर आगे बढ़ता गया और 1978 में मैंने एशिया जो 8th एशियन गेम्स थी बैंकॉक में, उसमें हिस्सा लिया और फिर आगे मेरी रुचि बढ़ती गई। तो मैं ट्रैप शूटिंग मैं 1978 में जब आपको अवार्ड मिला उस पर भी आएंगे, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि शूटिंग के कई प्रकार होते हैं। हाँ जी। जितना मैं अपनी मोटी बुद्धि से समझता हूँ, ट्रैप शूटिंग ही क्यों चुना आपने? क्योंकि ये मुश्किल होता है थोड़ा। ये थोड़ा मुश्किल भी होता है, चैलेंजिंग भी है और थोड़ा धमाकेदार भी है। इसका जब फायर होता है तो आवाज़ आती है। तो जो टारगेट शूटिंग है, एयर पिस्टल या एयर उसमें तो एक राइफल की, निशाना होता है, वो आपने तो एयर कंडीशन जो हॉल है उसमें खड़े होके उसको चलाना होता है। तो मेरी रुचि ज़्यादा उसी तरफ थी, ज्यादा चुनौती वाला काम चुनौती चाहिए था। वाले काम में। तो फिर मैं उस पर ट्रैप शूटिंग में चला गया और मेरे को मौका मिला राजा रणधीर सिंह जी के साथ बंदूक चलाने का, महाराज बीकानेर से और महाराज कोटा भीमराव साहब से, उनकी बेटी से, राजेश्वरी जो बीकानेर की प्रिंसेस है। तो बहुत से अच्छे मेरे को मौके मिले उनके साथ। बड़े बड़े जो दिग्गज शूटर थे, निशानेबाज थे, उनके साथ बंदूक चलाने का और सीखने का। ट्रैप शूटिंग से राजनीति के ट्रैप में कैसे आ गए? देखिए, वो ऐसा था कि मेरे कोई पहले मैं चाहता था कि मैं लॉयर बन जाऊं। अच्छा। उससे पहले मैं चाहता था कि मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊं। तो मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। तो मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं, ज़मीन जायदाद कौन अपनी संभालेगा, तो आप आर्मी में नहीं जाओ, कहीं यहीं पोस्टिंग होगी, उधर पोस्टिंग होगी। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे, उनके पिताजी भी आर्मी में थे। हालांकि जब हमने एनडीए का पेपर दिया तो वो रह गए और मैं पास हो गया। अच्छा। तो फिर भी मेरा दिल थोड़ा टूटा कि जिसके साथ हम दोनों दोस्त थे, इकट्ठे जाने थे, वो रह गया है, तो चलो मैं भी ड्रॉप कर देता हूँ। 16 साल की उम्र में क्या ज़्यादा बच्चे को समझ नहीं होती। लेकिन आपने दोस्ती का जो नमूना उस टाइम में पेश तो किया। तो मैंने फिर वो आर्मी में भी नहीं जा सका।
फिर मैं बड़ा यंग था, 9 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो घर वाले चाहते थे कि मैं अपनी ज़मीन जायदाद संभालूं। तो फिर मैंने आगे पढ़ाई ज़्यादा नहीं की और मैं कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सका। तो फिर उसके बाद मेरे मन में आता, क्योंकि मेरा एरिया बड़ा अंडर डेवलप था, बैकवर्ड एरिया था, गुरु हरसाए बॉर्डर एरिया, और वहाँ सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, बुरे हाल थे। तो मेरे दिमाग में आता, जब मैं पॉलिटिकल लोगों को मिलता था या देखता था, तो मेरे को समझ में आता था कि कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इस इलाके का सुधार किया जाए, इसमें कुछ डेवलपमेंट करी जाए। जी। तो फिर एक दिन मौका आया कि 1985 में, उससे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन में था, यूथ कांग्रेस में, लेकिन 1985 में राजीव गांधी जी ने मेरे को हैंड पिक करके मेरे को टिकट दिया गुरु हरसहाय से। फर्स्ट टाइम मैं लड़ा, तब मैं 29.5 होऊंगा जब मैं इलेक्शन वो लड़ा। तो उसके बाद फिर मेरे को 17 इयर्स टिकट नहीं मिला। जी। मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहा। जी, वो 2003 में शायद आपको फिर मिला। 2002 में 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये अकाली दल में चले गए थे, और मेरी भी एक रोल रहा उसको उनको वापस कांग्रेस में लाने आपके का। राजनीतिक जीवन पर हम आएंगे, लंबी बातचीत करेंगे। पहले मैं जो ट्रैप शूटिंग का जो काम है और जो आपकी उसमें उपलब्धि रही, उस पे बात कर लेना चाहते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि बचपन में जब आपने इस विधा को चुना, थोड़ा आपने बताया, लेकिन किन संघर्षों से आपको गुजरना पड़ा? क्योंकि उस समय बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती थी। सुविधाएं बहुत सारी नहीं, बिल्कुल नहीं होती थी। हमारे पास कार्ट्रिज नहीं होते थे, जो स्पेसिफिक गन्स हमें चाहिए थी शूटिंग करने के लिए, वो नहीं होती थी। तो मैं कभी महाराज बीकानेर की बंदूक लेके मांग के चलाता था। अच्छा। तो कभी रणधीर सिंह जी की बंदूक चलाता था। तो बड़ी मुश्किलें आती थी जब हमें कभी वो ट्रेनिंग पे बीकानेर बुलाते थे। 1980 की बात कर रहा हूँ या उससे पहले की भी। तो हम वहाँ उनके जाके करनी भवन में ठहरते थे। तो कार्ट्रिजेस हम उनसे लेते थे जी। और अगर हम बाजार से मार्केट में लेते थे तो मिलते नहीं थी, बहुत कम सोर्सेस थे जहाँ से और महंगे मिलते थे। जी। तो अपनी जेब से, उन दिनों स्पॉन्सरशिप का चक्कर नहीं होता था। तो जेब से खर्चा करके वो एक शौक को पूरा करते थे, और उस शौक की वजह से ही मैं पॉलिटिकल लाइफ में आया। 1978 में जब आपको महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड मिला, इस संघर्ष के बाद, उस मूवमेंट का थोड़ा सा कुछ अगर आप साझा कर पाएं अपनी याद को। वो उमा शंकर जी बड़ी टचिंग मूवमेंट थी। मैं एशियन गेम से वापस आया 1978 में, और जब मैं वापस आया तो सुखदेव सिंह ढींडसा होते थे, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अकाली दल की गवर्नमेंट थी। तो उनकी तरफ से एक पत्र आया मेरे घर पे गुरु हरसहाय में। तो वहाँ लिखा कि उस दिन आप चंडीगढ़ पहुँचे, संगरूर पहुँचे, वहाँ फंक्शन रखा था कि आपको पंजाब गवर्नमेंट ने महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड मार्क्समैनशिप के लिए आपको सिलेक्ट किया है। तो उन दिनों में जब ये अवार्ड मिला, वो आज भी मेरे पास है, उसके साथ 2,500 रुपये का इनाम, नगद इनाम था। तो एक ऐसी खुशी थी कि पंजाब में वो 3 अवार्ड दिए गए थे शूटिंग स्पोर्ट में, बाकी 1-2 जगह और थे। एक राजा रणधीर सिंह जी को मिला, एक मेरे और मित्र थे मेरे साथ बंदूक चलाते, गुरबीर सिंह संधू, वो भी बड़ी अच्छी बंदूक चलाते थे। तो उनको हम 3 शूटर्स को मिला और बाकी 5-6 लोगों को और अवार्ड मिला। तो वो फर्स्ट महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड 1978 से शुरू हुआ। अच्छा, अब आते हैं आपके जीवन के राजनीतिक पहलू पर। आपने बताया कि 1985 में राजीव गांधी ने हैंड पिक किया और आपको टिकट भी दिया। उस समय आप नहीं जीत पाए और फिर दूसरी बार टिकट जो है वो 17 साल बाद मिला, 2002 में। जब 2002 में आपको टिकट मिला, आप कांग्रेस के विधायक बने और आप 4 बार कांग्रेस से विधायक रहे। बिल्कुल 2 दशक तक विधायक के तौर पे और केंद्रीय मंत्री भी बने, माफ़ कीजिएगा, कैबिनेट मंत्री भी बने आप पंजाब सरकार में।
कांग्रेस का दामन आपने थामे रखा, लेकिन 2021 में ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले, वो तो 2022 में वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, आप उनसे पहले ही कांग्रेस को आपने अलविदा कह दिया? ये एक बड़ा इमोशनल डिसीजन था और बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि जिस पार्टी में आप इतनी देर रहे हो और उसकी आपको एक आइडियोलॉजी और एक ऐसे सिस्टम में आपको वो पार्टी छोड़नी पड़ी, जहाँ एक मजबूरी हो गई थी और एक अंदर से कॉन्शियस ने ये आवाज़ दी कि राणा सोढी अब तेरी जगह इस पार्टी में नहीं है, जो तू करना चाहता है, जो तेरे दिमाग में सोच है, वो ये सोच क्या क्या करना चाहते थे? मैं चाहता था कि पंजाब में कभी अशांति ना हो। मैं चाहता था कि पंजाब हमेशा एक नंबर पे रहे, क्योंकि पंजाबियों की जो सैक्रिफाइस और जो उन्होंने मुल्क के लिए, कौम के लिए किया है, वो किसी और प्रदेश की एग्ज़ाम्पल नहीं मैं दे सकता। हर एक प्रदेश की अपनी-अपनी जगह है, लेकिन मैं पंजाब को आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर 1947 की बात करें या उसके बाद 62 की वॉर की बात करें, 71 की वॉर तो मैंने खुद देखी है, मेरे इलाके में रही है। जी। और ये सब जो 1965 की भी मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे को स्कूल से निकल के वहाँ घर पहुँचना पड़ा, क्योंकि स्कूल बंद हो गया और शेलिंग हो रही थी। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी थी। लेकिन 2000 बाद से 2021 तक स्थिति उस तरह की नहीं थी, नहीं, फिर भी आपने कांग्रेस छोड़ी। आप ईमानदारी से बता रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा और कुरेदना ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का एक बिहेवियर होता है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में दिल्ली से चलती है, हालाँकि दूसरी पार्टियाँ भी चलती हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की पुरानी पद्धति रही है और जिसमें एक लीडरशिप के आगे दूसरी लीडरशिप को पनपने नहीं दिया जाता है, क्या कुछ इस तरह की वजह रही कि आप वहाँ पर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए भी घुटन-सी महसूस कर रहे थे? बिल्कुल सही बात है। मैंने जब ये कांग्रेस छोड़ी तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, एमएलए भी था और मेरे को कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अमरिंदर सिंह जी को हटा रहे हैं, जो कि मैं उनके साथ सहमत नहीं था। और वो एक ऐसा प्लान बनाया गया था, इंट्रिग थी, अंदर से अंदर एक ऐसी चाणक्य की वो चाल थी कि अमरिंदर सिंह को यहाँ से हटाया जाए। हालाँकि जनरल इलेक्शंस में सिर्फ 6 महीने रहते थे। हुँ, हुँ। तो मैंने ये बात राहुल जी को बोली, लेकिन कुछ ऐसे अंश आपस में एकत्र हुए थे सुने नहीं राहुल जी। कि वो उन्होंने नहीं सुनी, कई राज्यों में नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे। और लोग छोड़ के जा रहे हैं। फिर बात ये हुई कि वो एक ऐसा नैतिक तौर पे एक ऐसा गलत फैसला था कि जिसमें वो कॉन्शियस जो है वो दम घुटने लगा। तो उस समय मैंने फिर कांग्रेस को अलविदा कही और मैं राहुल जी के पास गया। मैंने उनको बताया कि मैं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ। क्या कहा तो उन्होंने? उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, आप तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो मैंने कहा जी, अगर मैं सदस्य होता तो ये नौबत नहीं आती। आप मेरे पे अगर ये कंडीशन लगा रहे हो कि मैं अमरिंदर सिंह जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दूँ, कुछ उनके अगेंस्ट बोलूँ, तो ये मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता, क्योंकि अमरिंदर सिंह को तो ये राहुल गांधी चाह रहे थे या उनकी टीम के? उनकी टीम चाहती थी। उनकी टीम चाहती थी कि जो राहुल गांधी जी के माउथपीस थे। तो मैंने उनको बोला कि जी नाम नहीं कैप्टन लेंगे आप किसी का? हैं जी? नाम नहीं लेंगे किसी का? नहीं, मैं नाम लूँगा तो बात और बिखर जाएगी, लेकिन जो उस वक़्त में थे उनको मालूम है कि मैं किनका ज़िक्र कर रहा हूँ। तो मैंने ये भी उनको, राहुल जी को कहा कि मैं अमरिंदर सिंह जी के साथ इसलिए हूँ कि उनको मुख्यमंत्री तो मैंने नहीं बनाया, आपने बनाया या आपके माताजी ने बनाया, सोनिया जी ने बनाया। तो क्या ये मेरा कसूर है कि जिसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ और आप डिसिडेंस जो पैदा कर रहे हैं, जो और देखिए उसका नतीजा जो मैंने वहाँ उनसे बात करी थी, मैंने कहा आप कामयाब नहीं रहोगे, आप पार्टी को ख़त्म कर दोगे। और उस अमरिंदर सिंह को जिन्होंने 2017 में जब पूरे देश में मोदी वेव चल रहा था, उस टाइम में पंजाब जीत कर दिया था। पंजाब जीत कर दिया था। और देखिए, मैंने कोई पोस्ट की वजह से नहीं, 2017 में, और लोग सारा जहान जानता है कि वो अगर कोई बात करते हैं तो पॉलिटिकल लाइफ सिस्टम में पंजाब में, तो वो कहते भी राणा सोढी अमरिंदर सिंह के बहुत क्लोज था।
और आप मानोगे कि उमा शंकर जी के गवर्नमेंट बनने के बाद मेरे को कैबिनेट में नहीं लिया गया था। अगर मैंने पोस्ट की वजह से छोड़नी होती तो मैं तब छोड़ देता जी। मेरे को 1 साल बाद कैबिनेट का रैंक मिला, क्योंकि कुछ अंदरूनी ताकतें ऐसी थी जो अमरिंदर सिंह जी को इन्फ्लुएंस कर रही थी और उन्होंने मेरे को कैबिनेट में नहीं लिया। कांग्रेस में अंदरूनी ताकतों का अपना एक अलग रहस्य है। वो देखो, रहस्य है कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेलसी में पैदा होते हैं, जेलसी में ही खत्म हो जाते हैं, उनको अपना रास्ता भी इस जेलसी में वो भटक जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग थे जो मेरे पीछे लगे हुए थे, लेकिन ऊपर वाले की मेहर रही है, शुक्राना है कि 1 साल बाद मेरे को कैबिनेट में शामिल किया गया और मैंने पुरजोर से और नेक नीति से अपना जो, हालांकि मेरे पास कोई बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं थे, स्पोर्ट्स था, यूथ अफेयर था, बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उस पर भी बात करेंगे। ये लोगों को नहीं समझ, मैं इसको, मेरे को पता है कि जब मेरे को स्पोर्ट्स का महकमा मिला तो लोग कहने लगे यार और क्या पंजाब में स्पोर्ट्स क्या मिला आपको, यार कुछ नहीं मिला। पंजाब में स्पोर्ट्स का महकमा गोल्ड माइन तो का महकमा मैंने ये कहा भाई मैं जानता हूँ, आई नो कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे जौहरी नहीं पहचानता सोने पे, तो मैं पहचानता था कि स्पोर्ट्स की क्या अहमियत है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और वही हुआ। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पे आपकी भूमिका पर भी हम बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से उसके बाद चन्नी से लेकर और फिर नवजोत सिंह सिद्धू तक कांग्रेस ने कई प्रयोग किए, क्या आपको लगता है कि जो अंदरूनी जो बिखराव था, जिसकी तरफ आपने अभी थोड़ा सा संकेत दिया है, वो वजह बनी कांग्रेस पार्टी के रसातल में जाने में पंजाब में? देखिए, ये जो एलिमेंट्स आए या जो लीडर साहबान अपने आप को मुख्यमंत्री की कुर्सी में विराजमान करना चाहते थे, वो उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़े मारे हैं। मैं कहूँगा कि उन्होंने उसी शाख को काट दिया जिस पे वो बैठे हुए थे। और ये जो बात है, ये सच है कि आज के दिन भी कांग्रेस पार्टी पंजाब में अपनी पार्टी से प्रयोग ही कर रही है, उनको कुछ मिला नहीं है और ना ही उनकी जड़ लग सकती। अब ऐसे सिचुएशन में है, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं या वो कामयाब नहीं होते। देखो, ये जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं या मुख्यमंत्री होता है, उसका दिल सबसे बड़ा होना चाहिए, उसका जो उसका ग्राफ है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको लाइक करता हूँ कि नहीं करता हूँ। उसको स्टेट के बारे में सोचना चाहिए, उसको जो पॉलिसीज हैं पार्टी की उनके बारे में सोचना चाहिए। अगर वो ये नहीं सोचता तो वो अपना भी नुकसान कर रहा है, पार्टी का भी कर रहा है और अपनी स्टेट का या सूबे का भी कर रहा है। 4 बार लगातार चुनाव जीतना आसान नहीं होता, आपने कैसे जनता से अपना कनेक्ट बना के रखा? देखिए, ये भी एक मेहनत की बात है या सोच की बात है कि जनता के साथ जो कनेक्टिविटी है इलेक्टेड पॉलिटिक्स में वो रखनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें मेरे अकेले का नहीं हिस्सा, मेरे सारे परिवार का हिस्सा है। मेरे दोनों बेटे, मेरी बेटी, मेरी वाइफ और कुछ मेरे ऐसे मित्र या जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे सहयोगी होने के नाते, उन सब का ये सहयोग है कि एक एक घर में, एक एक गांव में मेरे को सहयोग मिला और कनेक्टिविटी रही। और हालांकि अकाली दल के सबसे जो ताकतवर लोग थे वो मेरे सामने उनको कैंडिडेट बनाया जाता था। वो कहते हैं ना कि बाई हुक एंड क्रुक इलेक्शन जीतना चाहते थे, लेकिन हमने उनकी ना हुक चलने दी ना कभी क्रुक चलने दी जी। तो हम हमेशा वो इलेक्शन एक के बाद एक जीते। तो आपने अकाली दल का क्योंकि जिक्र कर ही दिया है, तो वो पार्टी आज कहाँ खड़ी है धरातल पर? वो पार्टी बहुत नीचे गिरी है, अब संभलने की कोशिश कर रही है, तो लेकिन हम उनसे काफ़ी आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ आज अकाली दल से आगे है। आपने अभी खेल मंत्री के तौर पे अपनी बातों का आपने जिक्र किया, सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं, खासतौर पे पंजाब में, क्योंकि वहाँ पे खेलों की जो अपनी एक अलग महत्ता है, क्या कुछ आप कर पाए और क्या कसक रह गई जो आप करना चाहते थे और नहीं कर पाए?
उमा शंकर जी, करने को तो बहुत कुछ था। मैं जितना करके आया हूँ उससे 20 गुना और करने की उसमें ज़रूरत थी, जी। लेकिन वक्त नहीं मिला। और फ्री हैंड भी नहीं मिला फ्री होगा। हैंड फ्री हैंड तो मैं कर लेता था, क्योंकि मेरे को पता था कि जिस स्कीम को, जिस पॉलिसी को, जिस प्रोजेक्ट को मैं आगे कर रहा हूँ, तो मैं उसकी पूरी पहले देख रेख करके उसके डीप रूट तक जाके मैं उस प्रोजेक्ट को सामने लाता जैसे था। एक कोई फॉर प्रोजेक्ट का। एग्जाम्पल के जैसे मैं किसी जगह पे स्टेडियम बनाना चाहता हूँ, मैंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई। सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि पंजाब में फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो मैंने इतनी मेहनत से बनाई कि लॉफ्रो में जाके मैंने उसका जो आपस में उनका सहयोग लिया, जो कि सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूके में है। हम्म। तो एक तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, एक मैं अपने आप को ये मेरी उपलब्धि गिन लीजिए या मेरी अच्छे भाग्य गिन लीजिए कि जो मेरे से सीनियर स्पोर्ट्समैन थे, फॉर एग्जांपल जैसे मिल्खा सिंह थे या बलबीर सिंह सीनियर थे, हम्म। उन स्पोर्ट्समैन का जिनका जिक्र मैं नहीं करता, सारी दुनिया करती है, हिंदुस्तान में करते हैं, बाहर करते हैं। बलबीर सिंह सीनियर ने 4 ओलंपिक्स जीते हैं। तो उन जैसे लोगों को देखिए कि महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड मैंने दिया, कि मैंने उनको लाके घर में बिठा के उनको कहा कि भाई ये कैसे हो गया, आपने ये क्या किया कि आप ऐसे जो मेहनती, जिनका नामवर जो प्लेयर हैं, आपको कैसे छोड़ दिया। चाहे वो अकाली दल की गवर्नमेंट आई, चाहे वो कांग्रेस की आई, किसी ने उनका पूछा नहीं। और बलबीर सिंह जी तो लास्ट में जो लास्ट मैंने अवार्ड सेरेमनी की, महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड सेरेमनी, तो वो पीजीआई में थे। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ लेके उनके कमरे में जाके वहाँ उनको जो अवार्ड है उनको प्रेजेंट किया। और 9-9 साल के पेंडिंग अवार्ड्स लोगों के थे। जो मेरे स्पोर्ट्समैन थे उनको मैंने कैश अवार्ड दिए। जैसे कि टोक्यो टीम आई तो उन सबको मैंने 50-50 लाख रुपया, और जो पुलिस में थे, जो इंस्पेक्टर था उसको डीएसपी बनाया, जो डीएसपी था उसको एसपी बनाया। और ऐसे ही डायरेक्ट जो डीएसपीज की पोस्ट हैं, कुछ शूटर्स की, कुछ क्रिकेटर्स की, कुछ हॉकी वालों, उनको भी डायरेक्ट डीएसपी भर्ती। यानी कि जो डिजर्व करते थे उनको उनका ड्यू आपने देने की कोशिश मैंने की। दिया। वो मेरे को खुशी है उस चीज़ की जी। कि उन बच्चों की, उन प्लेयर्स की मैं कुछ मदद कर सका। लेकिन मैंने एथलेटिक ट्रैक्स बड़े बनाए। अब गुरुहरसा एक बड़ा छोटा सा टाउन है, गांव जैसा ही है। मैंने वहाँ भी एथलेटिक जो ट्रैक है, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, वहाँ भी बना दिया। आज वहाँ शाम को अगर जाओगे तो 300-400 बच्चे वहाँ डेली शाम को खेलते हैं। और ऐसा जो स्टेडियम है उस इलाके में नहीं है। फिरोजपुर में मैंने एस्ट्रोटर्फ लगाए, फिर मैंने गुरदासपुर में लगाए। जो स्पोर्ट्स स्कूल था जलंधर में उसको रीवैम्प किया, रिकंडीशन किया, एस्ट्रोटर्फ लगाए। तो ऐसे बहुत से काम किए। हालांकि मेरी गवर्नमेंट नहीं थी, पैसा नहीं था, ऊपर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। लेकिन मैं किरण रिजिजू जी का खास तौर पर जिक्र करूंगा कि उन्होंने जितने भी मैं प्रोजेक्ट भेजता था बनाकर, तो वो तो उन्होंने ही आपका दिल जीता। उन्होंने मेरा दिल बिल्कुल जीता, ऐसे कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा कि सोडी जी, अगर आप स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हो तो मैं आपको ना नहीं कर सकता। तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट में था स्टेट में, और वो इधर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जी। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को ये जो खेलो इंडिया के नीचे पैसा दिया। इसके पहले कि हम इस बात पर आएँ कि आपने जब बीजेपी ज्वाइन किया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तकरीबन 40-45 साल का आपका राजनीतिक करियर हो चुका है। बिल्कुल। पिछले अगर 20 सालों की बात करें तो क्या आपने कोई बदलाव देखा है पंजाब की राजनीति में, और अगर देखा है तो वो किस तरह का बदलाव? डिटीरियोरेट हुई है। पंजाब की राजनीति बहुत नीचे गिर गई है। फॉर एग्जाम्पल के असेंबली में जब हमारे विधानसभा के सेशन होते हैं, वहाँ मुद्दे की बातें ना कोई सुनने को तैयार होता है, ना कोई करने को तैयार होता है। वो एक आज के दिन में भी, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो एक
मैं कहूँगा कि लाइसेंस शुदा मैदान बन गया है कि वहाँ जाके किसी को गाली गलौज करना है तो वहाँ कर लो, विच इज़ आई फील नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जो हमारे सूबे के कामयाबी या उसके आने वाले समय में बेहतर नहीं है। तो गिरावट तो बहुत हुई है। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, तो आम आदमी पार्टी को वहाँ पे ज़मीन मिली ही कैसे? कैसे उसने अपनी राजनीतिक ज़मीन वहाँ पे तैयार की? और भगवंत मान की जो सरकार है, आपकी नज़र में क्या बड़ी गलतियाँ कर रही है? देखो, गलतियां तो एक तो हो तो मैं आपको बताऊं, गलतियां तो बहुत करी हैं उन्होंने, लेकिन ये जो जगह बनाने वाली बात है, वो देखो, केजरीवाल एक जादूगर आदमी है। वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं और वो उसी को देखते हुए ही सारी पार्टी उसमें एक्सपर्टीज हो गई है कि वो जो बात करते हैं वो इस ढंग से करते हैं कि जो खास तौर पे पंजाब के लोग हैं, देखो वो इमोशनल लोग हैं। हमारे लोग चालाक नहीं हैं, इमोशनल ज़रूर हैं। कास्टिज्म में भी बिलीव नहीं करते हम, लेकिन इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई इमोशंस हैं। तो उन्होंने एक ऐसा ढंग कर दिया कि जैसे हम हमारी बहनों को या हमारी माताओं को 1000-1000 रुपया देंगे तो उनको साथ लगा लिया, कि हम हर एक क्रॉप पे MSP देंगे, उनको साथ लगा लिया। हम नशा ख़त्म कर देंगे, वो बातें गलत होगी। हम डेवलपमेंट कर देंगे, वो बातें ख़त्म होगी। हम गैंगस्टर, आप मानोगे नहीं, ये कि गैंगस्टर इतने हो गए हैं, यूपी में ख़त्म हो गए, बिहार में ख़त्म हो गए, लेकिन पंजाब आज गैंगस्टर वॉर में जूझ रहा है। तो ऐसी चीज़ें गलत हुए हैं कि जो भी लोगों को इन्होंने बोला वो सरासर झूठ बोला, और सिर्फ एक विज्ञापन पे तौर पे, एक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के तौर पे जो मार्केटिंग जो की है, वो मैं इनकी शलाघा करता हूँ कि मार्केटिंग करने में ये एक्सपर्ट हैं। उसी की वजह से इन्होंने गवर्नमेंट बना ली और उसी की वजह से ये 5 साल गवर्नमेंट चला गई। लेकिन क्या वो जादूगरी अब खत्म हो रही है केजरीवाल की वहाँ सर पर? देखिए, पंजाबी में कहावत है कि काठ की हांडी एक दफ़ा ही चढ़ती है। तो वो काठ की हांडी का वक्त आ गया है, अब लोग दोबारा इनके चक्कर में नहीं आएंगे। 7 सांसद राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के टूट गए, इस पे कोई आप एक विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये तो सिर्फ 7 सांसद टूटे हैं। ये तो आगे आगे देखेंगे कि जैसे जैसे पार्टी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, और भी लोग टूटेंगे। और मैं आपका सोचता हूँ, इशारा विधायकों की तरफ है? मेरा इशारा विधायकों की तरफ है, मेरा इशारा इनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी है। तो लोग जो हैं वो सिर्फ, जो कहते हैं ना कि लास्ट, जो नींबू का जो लास्ट रस है वो उसको निचोड़ना चाहते हैं। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टूटेगी, क्योंकि इस तरह की जानकारी या इस तरह की सूचना जो है वो आ रही है कि बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि आम आदमी पार्टी के इतने विधायकों को तोड़ लिया जाए कि वहाँ पे सरकार बना ली जाए। मेरी बात सुनिए कि बीजेपी ऐसे क्यों तोड़ेगी? हमने गवर्नमेंट तो बनानी नहीं है। हमारा ये तो है नहीं कि हमारे 5 MLA विधायक कम हैं इसलिए हमें इनकी ज़रूरत है, या 15 कम है या 20 कम है। हमारे तो विधायक 2 हैं और हमारे 8 महीने में हम क्यों गवर्नमेंट बनाएंगे? लेकिन जब 10-11 सांसदों में से 7 सांसद तोड़ सकते हैं। नहीं, 7 तोड़ नहीं सकते, वो अपनी खुशी से आए हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमने उनको तोड़ा है। वो वहां से तंग होके आए हैं हमारे पास। आप किसी इंडिविजुअल से बात कीजिए, आप तो 7 को जानते हैं, आप 7 के नाम जानते हैं, 7 में से किसी एक को पूछो कि आपको उन्हें तोड़ना ये होता है कि अगर हमने उनको कोई लालच दिया, अगर हमने उन्हें कोई पदवी दी हो, अगर हमें उनकी ज़रूरत हो। हमें 7 पद भी तो उनके पास पहले से ही राज्यसभा। मैं पहले ही यही कह रहा हूँ कि वो सब कुछ होते हुए हमारे पास आए हैं। तो वो अपनी, मेरा ख्याल उनका घुटन हुआ वहाँ पे, उनकी जो सोच थी, उन सोच के साथ आइडियोलॉजी आपस में टकरा गई कहीं। तो इसलिए वो उनके लिए मेरा ख्याल जो बेस्ट उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी विच इज़, जो कि सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें उन्होंने शामिल किया। हमने क्यों तोड़ना उनको? आप जो कह रहे हैं उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जब संदीप पाठक की बात होती है, हाँ जी, तो वो वहाँ पे संगठन का काम देख रहे थे और उनका टूटना जो है
वो ज़्यादा हैरानी पैदा करने वाला है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ उमाशंकर जी कि संदीप पाठक जैसे जो लीडर हैं या राघव चड्ढा जैसे जो लीडर हैं जो कि सोचे जा रहे थे कि केजरीवाल की दाईं बाईं आंख कह लो या दायां बायां हाथ कह लो, वो लोग आए हैं तो कोई ना कोई इंटरनल इश्यूज जरूर हुए होंगे। ना कि हमने किसी को मिनिस्टर बना दिया हमारी पार्टी ने, ना कि हमें कोई ज़रूरत थी उनकी वोटिंग की कि आज हमें उनकी ज़रूरत है तो हमें 2-4 जो मेंबर पार्लियामेंट की राज्यसभा की ज़रूरत हो, तो फिर तो तोड़ जोड़ होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में वो भी होता है, लेकिन इस माहौल में तो किसी की ज़रूरत नहीं थी। पूरी की पूरी पार्टी उठ सकती है। देखो ऐसे होता भी रहा है, ऐसे होता भी रहा है कि आप भजन लाल जी की एग्जांपल ले लीजिए। जब वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस से पहले जब वो चीफ मिनिस्टर थे जनता दल की तरफ से, तो वो सारे के सारे जब मैडम गांधी आए तो तभी उन्होंने वो सारा कैबिनेट, सारी पार्टी उन्होंने मर्ज कर दी कांग्रेस के साथ। ऐसा भी होता है। तो वही इसलिए मैंने इशारा किया कि ऐसा भी हो सकता है। अब एक बहुत ज़्यादा दारोमदार आपके कंधों पर भी है बीजेपी को मजबूत करने के लिए। चुनौती क्या है? चुनौती है कि जो कमियां थी हम उनको दूर कर रहे हैं। हम दिन ब दिन अपनी कनेक्टिविटी जो है लोगों के साथ, रूरल कनेक्टिविटी, अर्बन कनेक्टिविटी, हम उसको बढ़ा रहे हैं। और उसके मैं इस बलबूते से कह रहा हूँ कि उसकी एग्जाम्पल है कि हमारे पास 6-7% वोट थी 2022 के इलेक्शंस में, लेकिन 2024 में जब मैं भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो हमारा वोट बैंक जो परसेंटेज है वो 19% हुआ। मेरे को कोई ऐसा गांव नहीं है, क्योंकि मेरी रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट, वहाँ बड़े कोई शहर नहीं है। फिरोजपुर इज़ द बिगेस्ट टाउन ओवर देयर, और उस शहर को नज़र में रखते हुए और गांव के सभी गांव जो हैं, विलेजेस हैं, 1902 बूथ थे 1902, कोई ऐसा बूथ नहीं जहां वोट नहीं मिला। लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से मेलजोल करना। हमारी जो शुरू में कमी रही वो किसानों को गलतफहमी कह लें या उनको हमारी पार्टी से समझाने में बहुत बड़ी कोई ऐसी भूल चूक हुई है कि वो हम उनको जो करना चाहते थे वो उनके जहन में, उनके दिमाग में नहीं डाल सकते। बिल्कुल, यहीं मैं आपको रोकना चाहूँगा। जब मैंने चुनौती की बात की तो जहन में यही सवाल था कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चला और बहुत लंबे समय तक चला और फिर वो 3 किसान कानून वापस लिए गए, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो जो एक चढ़ रही बीजेपी थी पंजाब में, उसको उतारने का काम किया। बिल्कुल उसका इम्पैक्ट हुआ हमारे पे, जी। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब हम उस इम्पैक्ट से बाहर हैं। अब किसान आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, अब जो किसान आंदोलन है, वहाँ के किसान, वहीं गांव के लोग आज चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस भी देख ली, उन्होंने आम आदमी पार्टी भी देख ली, और उन्होंने ये भी देख लिया कि अकाली दल अकेले भी गवर्नमेंट जो है वो नहीं अच्छे ढंग से बना सकते, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बननी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स में सरकार अगर नहीं भी होती सेंट्रल पार्टी की, अगर उस स्टेट की गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन में चलती है सेंटर के साथ, तो उनकी तरक्की या उनकी डेवलपमेंट सब चीज़ वहाँ चलती है। अब हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन ज़ीरो है आम आदमी पार्टी की और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि तो एक डिज़ाइन के तहत है। मैं नहीं, डिज़ाइन के तहत नहीं, उसमें मैं बताता हूँ, उसमें सारा का सारा कसूर जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से जा रहा था या गया है, उन्होंने उसको मिसयूज़ किया है। ये बिल्कुल हकीकतन बात है और ऑन रिकॉर्ड है। चाहे वो फंड्स फ्लड्स के लिए गए, चाहे वो कंपनसेशन के लिए गए, चाहे वो रोड डेवलपमेंट्स के लिए गए, चाहे वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट्स के लिए गए, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने उन फंड्स को उस
सेक्शन में या उस डिपार्टमेंट में लगाने की बजाय उसको मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं मिले, उनके अकाउंट्स नहीं मिल रहे, और ऐसी वजह से सेंट्रल सरकार जो है कई दफ़ा फंड जो है उनको रोकती है। इसलिए रोकती है क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। ये तो वित्तीय मामला हुआ। कुछ खबरें ऐसी भी आती रहीं जब आम आदमी पार्टी पंजाब में चढ़ रही थी और सत्ता में आई कि उनकी फंडिंग बाहर से हो रही है। आपकी नज़र में क्या कुछ इस तरह का हुआ कि इमोशनली भी वो वहाँ पे जो सिख समुदाय है उनको बरगलाने में किसी हद तक कामयाब हुए? ये अगर आपके बिल्कुल पास इन्होंने मिसगाइड किया। आम आदमी पार्टी ने, जो हमारे भाई बाहर बैठे हैं, मैं एनआरआई मिनिस्टर भी रहा हूँ, इन्होंने बिल्कुल उनको मिसगाइड किया। किस रूप में? किसानों के मुद्दे पे सबसे पहले तो, और फिर ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की और पंजाबियत की और सिखों के खिलाफ है। ऐसा कौन सी खिलाफत हुई है बीजेपी की तरफ से जो ये मेरे सामने डिबेट करें? कोई देखो, कांग्रेस ने तो हरमंदर साहब पे अटैक किया, अकाल तख्त साहब को गिराया, लेकिन मेरे को ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो उस गुरुद्वारा साहब करतारपुर साहब का वो लांगा बनवाया जहां हम लोग दर्शनों के लिए तरस रहे थे, और बिल्कुल हमारे किनारे पे था जी। जो 1947 में इधर आ सकता था, किसी ने सोचा नहीं था, वो मोदी जी ने आके खोला। तो आप क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पुराना दर्द है पंजाब का उसको भी हवा देने की कोशिश की? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा ही सिखों का साथ दिया। सिख समुदाय हमेशा उन्होंने पहल पे रखी। आप देखिए जो 1984 में राइट्स हुए थे, उन केसेस को किसने आगे लाए? भारतीय जनता पार्टी। साहबजादे हमारे जो शहादत जिन्होंने दी, आज उनका हर एक हिंदुस्तान के हर एक शहर में उनकी जानकारी है। बच्चे बच्चे को जानकारी है कि उन बच्चों ने किस ढंग से बाबा जी ने हमारे उनको चारों साहबजादा को बाबा जी के नाम से कहा जाता है कि कैसे उन्होंने शहादत दी कौम की खातर, सिख कौम की खातर, हिंदू कौम की खातर, और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत देख लीजिए जी। हिंदू की खातर। जी। तो ये सब चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए या हमारी लीडरशिप के लिए एक बहुत ही उनके लिए अहम है, पूजनीय है। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ जहां भारतीय जनता पार्टी ने सिख समुदाय पर, सिख कौम पे या सिखिज्म पे कोई ऐसा कदम उठाया हो जहां उनको नुकसान पहुंचे। बीच बीच में पंजाब से इस तरह की जानकारी, खबर सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसे आती रहती है कि वहाँ पे जो अलगाववाद है, जो रहा पहले, जो ख़त्म हो गया, उसको भी कहीं न कहीं से हवा देने की कोशिश हो रही है। अगर हो रही है ऐसी बात अगर हो रही है तो कौन लोग उसके पीछे हो सकते हैं? देखिए ये पॉलिटिकली गेम चलती है। देखिए आज आम आदमी पार्टी को अंदर से ये मालूम है, जैसे किसी को बीमारी हो जाती है तो उसको पता चल जाता है कि मैं अंदर से ये बीमारी है, बेशक वो बाहर से दवाइयाँ खाए जा रहा है, सर्वाइवल हो रहा है। तो इस आज के दिन में जो आम आदमी पार्टी है वो दवाइयों पे सर्वाइव कर रही है। तो उनकी यही कोशिश रहती है, या कांग्रेस की यही कोशिश रहेगी, क्योंकि कांग्रेस बाकी सारे हिंदुस्तान में फेल हो रही है, कहीं गवर्नमेंट नहीं बन रही। लेकिन वो उस मुद्दे को, जो सवाल मैंने पूछा है, मैं वही कह रहा हूँ कि वो हवा देने की कोशिश करते हैं कि जो कोई पुरानी चीज है, कोई ऐसी चीज। लेकिन पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट तो कोई ऐसी चीज है नहीं। अब नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था कि वहाँ से जिस तरह की खबर आती है, अब मुझे ये नहीं पता कि कोई राजनीतिक पार्टी उसके पीछे है या फिर कोई अलग जो अलगाववादी विचारधारा के जो लोग हैं, कुछ हो सकता है अभी भी वैसे तत्व हों, बाहर से भी हवा देने की कोशिश होती है। हमने देखा है कि किस तरीके से भारतीय सरकार जो है वो कनाडा की गवर्नमेंट के साथ लगातार राब्ते में रहती है, और जो कुछ भी वहाँ पे जो हमारे यहाँ से भाग कर गए हुए वहाँ शरण लिए लोग हैं उनको वापस लाने की कोशिश भी करती रहती है। तो जो एक सिचुएशन है, जो एक ज़मीन पे कुछ ऐसे तत्व हैं या फिर जहाँ जिनको बाहर से कुछ सपोर्ट मिलता है,
तो क्या ये खतरा आप देखते हैं कि पंजाब में ये इसका भी कोई पॉलिटिकल इस्तेमाल हो सकता है? देखो, पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं लोग जो बाहर बैठे हैं, जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं वो ना तो अपने आप के हैं, ना वो हिंदुस्तान के हैं, ना वो पंजाब स्टेट के कौन हैं। लोग हैं नारा लगाने वाले? वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके दारोमदार इन चीज़ों पे चलता है। वो उनकी एक रोटी रोजी है, वो उनका एक वे ऑफ सर्वाइविंग है कि वो ऐसे काम करते रहते हैं कि जिसमें अब देखिए खालिस्तान लफ्ज़ या खालिस्तान की कोई होंद की कोई बात ही नहीं है। कितने साल हो गए ये खालिस्तान का नाम मेरे को सुनते, लेकिन मेरे को तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो कहे जी खालिस्तान बने। खालिस्तान की लड़ाई अगर किसी ने लड़नी है तो यहाँ आके लड़े ना, बाहर बैठ के क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? वो तो बाहर बैठ के तो तमाशा कर रहे हैं जी। पहली बात तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी दिस इज नॉट द इशू एट ऑल इन पंजाब और इन हिंदुस्तान। खालिस्तान हमारी डिमांड ही नहीं है। जी, हम वापस लौट कर आते हैं भारतीय जनता पार्टी में आपकी भूमिका पर। आपने 2021 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपकी तस्वीर हमने देखी है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी आपकी नज़दीकी है। दोनों जो हैं वो आपको मानते हैं, जितनी मेरी जानकारी है। ऐसे में आप उनकी उम्मीदों को, और जब मैं उम्मीद की बात करता हूं तो जिस तरीके से उनकी उम्मीद थी कि वेस्ट बंगाल में सरकार बने, उन्होंने बना ली। बहुत तरह के विवाद हैं, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन आप उनकी उम्मीदों पर कैसे पंजाब में खड़े उतरेंगे? देखो, हमारी पूरी कोशिश है कि पंजाब में 2027 में हम अपनी गवर्नमेंट बनाएं। और क्योंकि मैं पंजाब में रहता हूँ, ग्राउंड लेवल पे मेरी पॉलिटिक्स है और मैं ज़मीनी हकीकत से जुड़ा हुआ। ये आज बड़ा एक कई दफ़ा लोगों को ये लगता है कि यार कैसे सरकार बन जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार बनेगी, क्योंकि ब्लूप्रिंट है आपके पास। मेरे पास जो थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से ये बनती है। मैं कभी इस इंटरव्यू के बाद कभी आप आपस में बैठेंगे तो मैं आपसे चर्चा भी करूंगा इस बात पे कि सरकार बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और कोई इसमें कोई ये भी नहीं है कि हमारे हाथ में कोई जादू है। लोगों ने वोट डालना है, लोगों की वोट से चलना है। तो पंजाब में मैंने पहले कहा कि लोग इमोशनल हैं, लोग चातुर नहीं हैं, और आज लोगों ने महसूस कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से ही पंजाब की आने वाले समय में युवा पीढ़ी, महिलाओं की सुरक्षा और बाकी के जो नशा बंदी है, ये सब चीज़ें तभी कंट्रोल होगी कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। पंजाब जो पूरे देश को अनाज देता है, वहाँ पे 3 बड़ी समस्या है: बेरोजगारी, नशा आपने जिक्र किया, और पलायन। लोग राज्य छोड़कर देश के ही बाहर जाना चाहते हैं, बड़ी तादाद बाहर है भी। ये जो तीनों संकट है, आपको लगता है कि इनमें से तीनों में से सबसे बड़ा संकट क्या है? बेरोजगारी है, नशा है, या पलायन है? देखो, ये तीनों कनेक्टेड हैं। बेरोजगारी है तो नशा है, बेरोजगारी है तो लोग बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेन जो चीज़ है वो बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी को हम कंट्रोल कर लेंगे तो नशा भी खत्म हो जाएगा और लोग बाहर भी नहीं जाएंगे। मेरे पास बहुत से नौजवान आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे बाहर गए हैं या उनको भेजा गया है ऑफिशियली तौर पे, लेकिन वो अब वापस आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ बेरोजगारी हिंदुस्तान से ज़्यादा है। बिल्कुल। अगर आज कनाडा में चले जाओ, आप किसी भी ऑफ हैंड किसी का नंबर मिलाओ और उसको पूछो कि मैं कनाडा आना चाहता हूँ भैया, वहाँ नौकरी शौकरी को मिलेगी? तो वो कहेगा भाई साहब मत आना, यहाँ कुछ नहीं है। क्योंकि वो लोग, कुछ लोग यहाँ से इतना खर्चा करके गए हैं कि वो कहते हैं ना कि सांप में मुंह में कोड़ किरली, तो वो ना छोड़ने जोगा है ना खाने जोगा है। तो वो ये चीज़ है कि लोग पछता रहे हैं जो कुछ बार लोग गए हैं, और मेरे कुछ अपने मिलने वाले लोग जो हैं उनके बच्चे, वो मेरे को कहते हैं कि जी हमारा रोज़गार यहाँ चला दीजिए, हम वहाँ काम नहीं कर सकते, वहाँ काम है ही नहीं।
लेकिन रोजगार पैदा करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पे केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को काफ़ी घेरा भी जाता है, क्योंकि उन्होंने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल लेकर आएंगे। तो इस तरह के मुद्दे भी हैं। तो आपके पास क्या ऐसा राज्य स्तर पे, प्रादेशिक स्तर पे क्या कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट है कि आप कन्विंस कर पाएँ कि रोजगार वाक़ई में पंजाब के लोगों को मिलेगा? देखो, एक तो पंजाब में बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनवायरनमेंट पैदा करना बड़ा ज़रूरी है और एग्री बेस्ड करना चाहिए। और ऐसा करना मुमकिन है, ये ऐसी कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। और हमें इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ जाना चाहिए, जो थोड़ी ज़मीन पे आमदन इनकम ज़्यादा हो, जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, फ्लारी कल्चर है, फ्रूट का कल्चर है, सो बागबानी जिसको कहते हैं। तो ऐसे कामों में अगर हम उनको बढ़ोतरी देंगे या उनको कोई सब्सिडाइज करेंगे किसानों को, तो मेरा ख्याल है कि ये लोग और ये समस्या जो है बड़ी जल्द हल हो जाएगी। मैं इसी के साथ ये जो हमारा बॉर्डर एरिया बेल्ट है, पठानकोट से शुरू होकर फाजिल्का तक जाती है, अगर ये बेल्ट को हमारी सरकार आती है तो हम इस बेल्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके कोई स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है यहाँ क्रिएट करके इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वहाँ बहुत से हज़ारों की तादाद से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जो हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। ये बॉर्डर एरिया पे मेरे पास एक अलग से सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं उसके पहले ये सवाल आपसे पूरा कर लेना चाहता हूँ कि जो रोज़गार सृजन की जो बात है, रोज़गार पैदा करने की बात, क्योंकि आप खिलाड़ी रहे हैं, खेल मंत्री भी रहे हैं, खेलों के ज़रिए कैसे पंजाब को बदला जा सकता है, माहौल बदला जा सकता है, रोज़गार या अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जा सकती है? बिल्कुल, ये आपने फिर सही बात करी कि स्पोर्ट्स इज़ ए बिग थिंग। जो खिलाड़ी है, अगर हम उसको सहूलतें देंगे, अगर हम उसकी जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करेंगे, उसको सुविधाएं देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जो नशे का और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन चल रही है, हम उससे निकल सकते हैं। जी। जैसे कि देखो, जो पंजाबी है बेसिकली वो मैदान में रह के खुश है, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो खेती का मैदान हो, तो उसको मैदान का शौक है और वो सीना तान के, छाती तान राजनीति के, का मैदान हो। हाँ, वो जाता है। वो उसको जब मैदान नज़र आ जाता है ना, तो फिर वो भागना चाहता है, वो उसमें एग्जर्ट करना चाहता है, वो अपने आप को पसीने में निचोड़ना चाहता है। तो हमें ये खेल के मैदान बनाने ज़रूरी हैं, और सिर्फ मैदान बनाने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास टैलेंट इतना है। मैं आपको एक सेकंड की बात करता हूँ कि मैं सफ़र कर रहा था और हमारे वहाँ पे एक बीकानेर कनाल है जो फुली ब्रिक्ड है, पक्की कनाल उसको बोलते हैं, और एक बच्चा बिना कपड़े, उसकी उम्र 9 साल होगी या 10 साल होगी, वो पुल के ऊपर खड़ा है बिना कपड़े, और उसने छलांग लगाई। मैंने कहा यार गाड़ी रोको, बच्चे ने छलांग लगाई है और वो तैर के, हम देख रहे हैं, हमने सोचा कहीं कोई हादसा ना हो जाए, तो वो तैर के दूसरी तरफ निकल गया। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा तुमने छलांग लगाई? कहता जी मैं तो पिछले 3 साल से लगा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग, और पानी का बहाव इतना ज़्यादा, और चाहे स्विमिंग की बात करो, चाहे बॉक्सिंग की बात करो, हॉकी में देखो हमारे प्लेयर्स, मैं जब 1978 में गया मलेशिया, अदर बैंकॉक में, तो मलेशियन टीम हॉकी खेल रही थी। 11 प्लेयर में से 7 प्लेयर जुड़े वाले थे जिनके सर पे रुमाल बांधा हुआ था, और वो सिख थे। 7 प्लेयर मलेशियन टीम। तो कहने का मतलब है कि जो सिख है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, वो कहता है कि मैं, लेकिन उसके सामने चैलेंज खड़ा करना चाहिए उसको, उसके लिए उसको वन हैज टू मेक हिम हंग्री कि ये चैलेंज है, तुम इसको खत्म करो, इसको पकड़ो जी, और वो पकड़ेगा। अभी आप बॉर्डर एरिया की बात कर रहे थे, कितनी अलग होती है वहाँ की राजनीति, क्योंकि पाकिस्तान से लंबा एक जुड़ता हुआ बॉर्डर है, आतंकवाद के अपने ख़तरे हैं,
हालांकि पाकिस्तान की तरफ से मैं कई बार पाकिस्तान जा चुका हूं और वहां की राजनीति को भी थोड़ी बहुत समझता हूं। अभी जब पिछली बार जब जयशंकर वहां गए थे विदेश मंत्री के तौर पर एससीओ के लिए, तो मैं वहां था और नवाज शरीफ साहब से भी मेरी मुलाकात हुई। जो पंजाब की जो सीएम है वो चाहती थी कि प्रदूषण को लेके लाहौर और पंजाब के बीच जो है, मतलब पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब के बीच कुछ कोऑर्डिनेशन हो। सवाल मेरा ये है कि चुनौतियां एक तरफ हैं, दूसरी तरफ क्योंकि बॉर्डर लगता है और क्योंकि संस्कृति भी एक ही रही है, तो ऐसे में जो बॉर्डर एरिया की राजनीति है वो किस तरह से अलग है और कैसे आप उसको साथ लेकर चलने की कोशिश करें? ये बात सही है कि देखो, जो हम उसको लहंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब जहाँ हम रहते हैं पंजाब है, लहंदा पंजाब है जो लाहौर और उसका पंजाब है, वहाँ भी पंजाब के लोग रहते हैं। खाना पीना त्यौहार सब कुछ एक जैसा ही है, कास्ट कलर क्रीज सभी एक जैसे ही हैं। लेकिन अब ये जो शरारती अंश हैं, जो कोई कनाडा में है या किसी और जगह पे है या अमेरिका में है या यूके में है, वो इन चीज़ों का वो जो टेररिज्म वहाँ पैदा करते हैं, जिनके लिए इंटरनल जो इश्यूज खड़े होते हैं। अब बॉर्डर पे रहने पे देखो, आजकल ड्रोन आने लगे हैं, ड्रोन में ड्रग्स आती हैं जी। और हमारे जो नौजवान वहाँ जवान बैठे हुए हैं बीएसएफ के या हमारी पंजाब पुलिस के, उसका मुकाबला भी करते हैं, उनको पकड़ते भी हैं। लेकिन वो काफ़ी तादाद में हमारे वहाँ पे जो ड्रग्स आती हैं, अफ़गानिस्तान से आती है, हीरोइन आती है, वो काफ़ी तादाद में पकड़ी जाती है। क्यों नहीं काबू लग पा रहा है इस पे? काबू इसलिए नहीं पा रहा कि पहले लोग आते थे, फिर फेंसिंग होगी। अब फेंसिंग जो है वो इतनी ऊंची नहीं है, ऊपर से भी फेंकते हैं, ड्रोन्स भी आते हैं। अब जो एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और भी सुविधा उनको, जो बाहर वाले मुल्क हैं उनको ये होगी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब उनको आदमी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो यहाँ ऐसे काम करते हैं। पीछे जब लास्ट मई में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, बेशक थोड़े दिन ही रहा था, तो मेरे एक हादसा हो गया था वहाँ पे। एक ड्रोन आके मेरे गांव में एक जगह गिरा था, तो एक कपल की डेथ हो गई थी, घर जल गया था, ऐसा हुआ। लेकिन ये चुनौतियाँ हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ हमें जो बॉर्डर पे रहते हैं, सतलुज और ब्यास रिवर्स जो आते हैं, उनमें भी हमें जब फ्लड्स आते हैं तो पानी वो पाकिस्तान वाले छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे जो लोग हैं डूब जाते हैं। लड़ाई के समय में भी हमें उनका जो बॉर्डर पे बैठे हैं हमारे लोग, उनका सामना करते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाए और ऐसी इंडस्ट्री वहाँ खड़ी हो जाए जो कि एम्प्लॉयमेंट दो, और हमारे लोग जो कुछ लोग उनको बहकावे में लाके ऐसे काम करवाते हैं, वो सभी लोग छोड़ के अपना सही धंधे में लग जाएंगे। मेरे अब 2-3 और सवाल रह गए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से जोर दे के ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में जो नशा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और तमाम चुनावी वादों के बावजूद आम आदमी पार्टी उस पर काबू करती नज़र नहीं आ रही, काबू नहीं पा सकी है। आप कहाँ पे लैक मान, क्या उनमें विल पावर नहीं है या फिर छेद इतने ज़्यादा हैं सिस्टम में कि चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा? सिस्टम में छेद भी हैं और उनकी विल टू डू भी नहीं है। देखिए, वो कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसरी। अगर हमारे नौजवान नशे में लुप्त रहेंगे तो नौकरी देने की ज़रूरत ही नहीं। नशे में लिप्त रहने की बात तो बेशक वो उस तरह का नशा ना हो, हाँ, वो तो सीएम मान पर भी आप लोग लगाते हैं। नहीं, वो तो देखो, अब मैं क्या लगाता हूँ, इट इज़ ही इज़ ऑन द कैमरा, ही इज़ इन द असेंबली, और लोगों ने कहा कि जी शराब पी हुई, और उनको अगर आप देख लो तो वो थिड़क भी रहे हैं। तो ऐसे जो हाथ से, चलो वो एक शराब का नशा जो है वो एक अलग बात है। सुबह पी लो तो घंटे 2 घंटे में आदमी होश में आ जाता है। लेकिन ये जो सिंथेटिक ड्रग्स और हीरोइन है, ये आदमी को अंदर से ख़त्म कर देती है।
तो इसको ख़त्म करना पंजाब के लिए एक बहुत अहम चीज़ है, जिसको हमारी सरकार आने पे, हमारी गवर्नमेंट आने पे इसको पहल के आधार पे इस मसले को हल किया जाए। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर आपको जिम्मेदारी मिल जाए आगे, जैसा कि आपने 2027 की बात की, उसके पहले आपने रूल आउट किया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि विधायक टूट जाएं और पूरी की पूरी पार्टी जो है वो बीजेपी में समा जाए, आम आदमी पार्टी, और वहाँ पे सरकार बन जाए। लेकिन जब अगर आपको एक मौका मिला सीएम के तौर पे, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आपका फोकस किस बात पे होगा? वैसे आपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर लिया, कोई ऐसी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपका मेरी सोच नहीं है, लेकिन जो आपने हाइपोथेटिकल मैंने खुद सवाल जोर किया दिया। है, तो मैं उसके जवाब में ये कहता हूँ कि पंजाब को ड्रग फ्री बनाना, गैंगस्टर फ्री बनाना, ये एक अहम मेरे लिए बात होगी। जी। और एक जो अहम सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि राजनीति को लेके भी बहुत गिरावट आई है, बहुत तरह के सवाल जो हैं वो उठे हैं, हमेशा से उठते रहे, लेकिन अब ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम हो गया है कि राजनीति में जो आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर लीडरशिप, और ख़ासतौर पे वो लीडरशिप जो आपको सत्ता की कामयाबी दिलाए। देखिए उमाशंकर जी, आइडियोलॉजी होगी तो लीडरशिप कामयाब होगी, बिना आइडियोलॉजी के लीडरशिप नहीं होती, वो बहकावा होता है जो कि मौजूदा सरकार कर रही है। लेकिन आइडियोलॉजी जो है वो भी तो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि वो मैं तभी कह रहा हूँ कि आइडियोलॉजी होना ज़रूरी है पहले, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मेरी आइडियोलॉजी नहीं होगी, मेरा फ़लसफ़ा नहीं होगा, फिलॉसफी नहीं होगी, तो उसमें मैं आगे लीडरशिप कैसे कायम करूँगा? उसके लिए फिलॉसफी होनी और आपकी आइडियोलॉजी को कामयाबी देने के लिए लीडरशिप आगे बढ़ेगी। नहीं तो आइडियोलॉजी अगर नहीं है तो अकेली लीडरशिप को लेके भागेंगे तो वो आज नहीं तो कल गिर जाएगी। लेकिन मगर मैं अगर इसको ऐसे पूछूं कि एक तो होता है सर्वधर्म संभाव की आइडियोलॉजी, एक होता है डिवीजन की आइडियोलॉजी, कौन सी ज़्यादा बेहतर? नहीं, हमारी डिवीजन की आइडियोलॉजी नहीं है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि डिवीजन करी जाए। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मैंने पहले ही कहा कि पंजाब में कास्टिज्म बिल्कुल नहीं है। पंजाब इमोशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर हम उनके इमोशन से खेलें तो फिर पंजाबी माफ़ भी नहीं करते जी। तो इसलिए हमारी जो पार्टी है, जो हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से हम चल रहे हैं, जो मोदी साहब के जो नेतृत्व में जो बातचीत हो रही है, हमारे गृह मंत्री जी भी गए थे पिछले 2 महीने पहले, और उन्होंने भी ये कहा है कि पंजाब का बदलाव लाना, और उसका नाम ही बदलाव रैली रखा गया था। तो ये एक ऑन द स्टेज ऑन रिकॉर्ड गृह मंत्री जी की स्टेटमेंट है कि पंजाब में अगर सरकार बनती है तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जो कि हमारे नौजवानों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, अब देखो इंडस्ट्रियल कल्चर चल रही है वहाँ पे, उसका एनवायरनमेंट पैदा करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये हर वर्ग के लिए हमें कोई बात करनी है, हम ये नहीं कह सकते कि हम एक का काम करेंगे दूसरे का नहीं करेंगे जी। या हम एक को बढ़ोतरी देंगे दूसरे को नहीं देंगे। जी। तो हमारी आइडियोलॉजी है कि हम सबको इकट्ठा करके ही पंजाब को इस दलदल से निकाल सकते हैं। एक सवाल मेरा रह गया था कि बीजेपी जो है उसने पहले वहाँ पर अकाली दल का जो कंधा है इस्तेमाल किया, एनडीए में रही अकाली दल, बाद में किसान आंदोलन के समय वो अलग हो गए, और अब कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेताओं को लेकर, आप भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, तो बीजेपी का अपना ज़मीन पे कोई वैसा वजूद नहीं रहा, लेकिन वो अलग अलग दलों से जो लोग हैं वो लेकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बात बताऊं कि बीजेपी का जो आप कह रहे हैं कि अकाली दल का उन्होंने कंधा लिया, वो एक सोशल फैब्रिक था, जो एक सोशली उनका अलायंस था, वो पॉलिटिकल अलायंस नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल अलायंस किसी और आइडियोलॉजी पे होता है। वो तो एक भाईचारे का था कि लोगों में हिंदू, सिख या सनातन या अपने अपने धर्म की बात करें, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ ना पैदा हो जिससे तनाव पैदा। तो वो जो अकाली दल के साथ हमारा अलायंस था, वो एक सोशल काइंड ऑफ अलायंस था। वो दोबारा हो सकता है?
देखो, पॉलिटिकल अलायंस भी फॉर दैट मैटर? देखो, पॉलिटिकल अलायंस तो, सोशल तो हम हमेशा किसी से भी करने को तैयार है, क्योंकि पॉलिटिकल अलायंस, लेकिन पॉलिटिकल अलायंस आज की डेट में हमारी पार्टी काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ चुकी है। हमारी गांव तक, शहरों तक, हर जगह पे, हमारे मंडल लेवल पे हमारी जो रूट्स हैं वो कामयाब हो चुकी हैं। तो कोई वक्त आएगा जो कोई ऐसी बात होगी, पंजाब के हित में अगर कोई चीज़ होगी तो वो ज़रूर होगी। आखिरी सवाल, आपकी उम्र तकरीबन 70 पार है, अभी भी आप इतनी एनर्जी के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे ये जुड़ा हुआ है, ये नहीं पूछूंगा कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो नए उम्र के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो नेता हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? मेरी ये है कि दे शुड वर्क विद द फोकस, डेडिकेशन, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। डेडिकेशन, जब तक आपका फोकस नहीं होगा और जब तक आप बदलाव की या बदले की भावना रख के आप पॉलिटिक्स करोगे तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती जी। सो बदले की राजनीति छोड़ के मुल्क की और सूबे की बेहतरी के लिए काम करने के लिए फोकस, डेडिकेशन और भाईचारे से काम करना पड़ेगा। आपसे बात बहुत लंबी करने की ख्वाहिश है, फिर कभी किसी मौके पे करेंगे, लेकिन हमारे तमाम सवालों का आपने बहुत ही ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश की, बल्कि ईमानदारी से जवाब दिया है। हम आपको तमाम शुभकामनाएं देते हैं और हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि आपको ये बातचीत कैसी लगी और पंजाब की राजनीति में जो एक बदलाव दिखा है पिछले 2 दशकों में, वो और आगे जाता प्रतीत होता है और बीजेपी की लगातार कोशिश इस बात को लेकर है कि वो पंजाब में भी अपना परचम जो है लहराए, वहाँ पर सत्ता बनाए। लेकिन देखना होगा कि 2027 का जो बैटल होने जा रहा है, उसमें आखिरकार आपके नेतृत्व में या आपके योगदान के ज़रिए बीजेपी आखिरकार कहाँ ठहरती है। तो अगली बार एक और शख्सियत से मुलाकात। फिलहाल नमस्कार।